नकवा पर चाबी लेकर प्रदर्शन क्यों करते हैं फ़लस्तीनी? यहाँ पर एक महिला को देख सकते हैं अपने घर की चाबी को दिखाते हुए। वे सरल हैं और भारी हैं। उनमें से कुछ में जंग लग गया है, लेकिन वे धातु के साधारण टुकड़े भर नहीं हैं, मतलब चाबियाँ हैं। फ़लस्तीनी हर साल नकवा दिवस पर सबसे कीमती अवशेषों में से एक को लेकर सड़क पर उतरते हैं। इन अवशेषों में वो पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करने में कामयाब रहे हैं। ये अवशेष हैं उन घरों की चाबियाँ जिनसे उन्हें 75 साल पहले निष्कासित कर दिया गया था ब्रिटिश अम्पायर के द्वारा। वो कभी वहाँ वापस नहीं लौट पाए। लुबना, सोमाली, वेस्ट बैंक में नागरिकता और शरणार्थी अधिकारों को लेकर फ़लस्तीनी संस्थान केंद्र BADIL की बोर्ड सदस्य हैं। उन्होंने BBC को बताया, उन्होंने चाबियां इसलिए रखी हैं क्योंकि उनमें वापस लौटने की इच्छा और उम्मीद बनी हुई है और वे घरों का प्रतीक हैं। चाबी घर का प्रतीक होता है। वे कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे अभी भी खड़े हैं या नष्ट हो गए हैं। अपने घरों में लौटने का अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय कानून ने उनसे वायदा किया था। 14 मई 1948 को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी की घोषणा के अगले दिन इजराइल युद्ध में उतर गया। इस अरब इजराइल युद्ध के दौरान 7,50,000 से अधिक फ़लस्तीनी पलायन कर गए या उन्हें घरों से निकाल दिया गया। यह युद्ध 15 दिनों तक चला था। इसे अरब लोग नकबा या तवाई के रूप में भी जानते हैं। इसे हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इस प्रदर्शन में चाबियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं। और आपको बता दें, इजराइल बनने वाले इलाके में रहने वाले फ़लस्तीनियों ने इजरायली सैनिकों और जायोनी मिलिशिया पर उन्हें बाहर निकालने का भी आरोप लगाया था। इन फ़लस्तीनियों को कभी वापस लौटने की इजाज़त नहीं दी गई। इजराइल क्या कहता है? इजराइल का कहना है, अनुमान है कि फ़लस्तीन की 80% आबादी को उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया था। आधिकारिक तौर पर हालांकि इजरायली अधिकारियों ने इसका बचाव किया था। उनका कहना था कि यह अरब देश थे जिन्होंने फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन और घर छोड़ने के लिए कहा था ताकि नवजात राज्य इजराइल पर आक्रमण करने के बाद उन्हें युद्ध के परिणाम न भुगतने पड़े। आज संयुक्त राष्ट्र करीब 60 लाख फ़लस्तीनी शरणार्थियों को मान्यता देता है। इनमें से कई जॉर्डन, गाज़ा, वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान और पूर्वी यरूशलेम के शिविरों में रहते हैं। सोमाली कहते हैं कि फ़लस्तीनी समुदाय के बीच बहुत डर था। बहुत से लोग जो कुछ ले जा सकते थे उन्हें लेकर भाग गए। बेशक उन्होंने चाबियां भी ले लीं। उन्होंने यह सोचकर अपने घर बंद कर दिए कि जब हिंसा कम हो जाएगी तो उन्हें वापस लौटने का मौका मिला तो जीवन फिर से शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। अगर हम देखें, भूगोल की बात करें, पिछली बातों की बात करें तो ज़िंदगी रातों रात ख़त्म हो गई थी। कई मामलों में लौटने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, जैसा कि महान फ़लस्तीनी कवि महमूद दरवेश के गृहनगर अल बिरवा के मामले में कहा जाता है। जब 11 जून को इजरायली सैनिक पहुंचे तो एकड़ से करीब 10 किलोमीटर दूर अल बिरवा में करीब 1500 लोग रहते थे। आज केवल वहां स्कूल खड़ा है जो कभी वहां था। गलील के अल मकर में रहने वाले मोहम्मद कयाल, जिनके परिवार को भी अल बिरवा से भागना पड़ा था, उन्होंने यूदेदी में स्थित अपने घर से BBC को बताया कि जिस दिन सैनिक सामने आए, मेरे माता पिता अपनी कुछ चीज़ें लेकर पास के शहर में चले गए। वहाँ उन्होंने मेरे दादा दादी और मेरे 2 बड़े भाइयों के साथ जैतून के पेड़ों के नीचे कई दिन बिताए। उनके माता पिता अब्दुल रज़ीक और अमीना के पास अधिक ज़मीन थी। उन्होंने अपने खेत में फलों के पेड़, जैतून के पेड़ और अन्य फसलें लगाईं। पत्रकार और अनुवादक कयाल कहते हैं, उन्होंने अच्छा जीवन जिया। उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो कहते हैं कि उन्हें याद है कि वे अक्सर फिल्मों या उस समय के अरब सितारों जैसे कुलजुम या मोहम्मद अब्दे बहाव के संगीत कार्यक्रमों के लिए हाइफा जाते थे। आराम की यह ज़िंदगी रातों रात ख़त्म हो गई थी। कयाल कहते हैं, अल बिरवा में केवल 50 लोग बचे थे जो पादरी के साथ शहर के चर्च में शरण लिए हुए थे। कुछ दिनों बाद हिंसक झड़पों के बाद उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया। कयाल परिवार के आसपास के गांव से अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की, जहां सालों उनका स्वागत किया गया। पहले एक जूज परिवार ने, फिर एक ईसाई परिवार द्वारा, अंत में एक मुस्लिम परिवार द्वारा उनका स्वागत किया गया। अब हम क्या करें? कहाँ पर हैं हम?
तो बताइए आप कहाँ से हैं? अब्दुल रज़ीक ने एक कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। वो दिन में मज़दूर और रात में गार्ड का काम करते। इस तरह काम करके वह अपने गृह नगर से करीब 2 किलोमीटर दूर युदेड़ी में ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने और एक कमरा बनाने के लिए बचत करने में कामयाब रहे। मोहम्मद का जन्म वहीं हुआ था और वो 67 साल तक वहीं रहे। हालांकि कई अन्य फ़लस्तीनियों की तरह यदि आप उनसे पूछें कि वह कहाँ से हैं तो वो हमेशा जवाब देंगे अल बिरवा से। कयाल कहते हैं कि मेरे माता पिता ने अल बिरवा लौटने की उम्मीद कभी नहीं खोई। हालांकि उन्होंने दोबारा अपने शहर में कदम नहीं रखा। जब उनकी मौत हुई तो उन्हें अपन उस ज़मीन पर दफनाया भी नहीं गया जहाँ वो पैदा हुए थे। शहर के कब्रिस्तानों को अपवित्र कर दिया गया और 1948 के बाद वहाँ दोबारा किसी को दफनाया नहीं गया, यहाँ तक कि उनके सबसे मशहूर पड़ोसी महमूद दरवेश को भी। दरवेश का कयाल की कहानी निर्वासन की उन सैकड़ों हज़ारों कहानियों में से एक है जिन्होंने फ़लस्तीनी राष्ट्रीय चेतना को बुना है। फ़लस्तीनी अमेरिकी इतिहासकार रशीदी खालिदी बताते हैं कि फ़लस्तीनी जानते हैं कि उनमें से कई कस्बे और वे घर अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन चाबी फ़लस्तीन लौटने की इच्छा का प्रतीक बनी हुई है। खालिदी अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में आधुनिक अरब अध्ययन के एडवर्ड सईद प्रोफेसर हैं। घुसपैठ और गैर हाजिरी अपने घर की चाबी प्रदर्शन करते प्रोफेसर खालिदी के अनुसार अल बिरवा की तरह करीब 400 फ़लस्तीनी नगर पालिकाएँ प्रभावित हो गई थी उस टाइम पर। प्रोफेसर खालिदी के मुताबिक 1947 के अंत में लड़ाई शुरू होने और 14 मई 1948 को इजराइल राज्य की घोषणा तब तक करीब 3 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निष्कासित कर दिया गया था। प्रोफेसर खालिदी ने फ़लस्तीन 100 ईयर्स ऑफ कॉलोनिज्म एंड रेजिडेंस नाम से किताब लिखी है। वो कहते हैं युद्ध की शुरुआत के बाद इजरायली सेना ने फ़लस्तीनियों का अधिक व्यवस्थित निष्कासन शुरू किया। इससे 4.5 लाख अतिरिक्त लोगों को अपने घर ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लुबना शोमाली बताते हैं कि आंकड़े अनुमानित हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि 80% फ़लस्तीनियों को निष्कासन का सामना करना पड़ा था। प्रोफेसर कहते हैं केवल वो लोग जो इजराइल में रुके थे जो पहली जनगणना में रजिस्टर्ड थे उन्हें ही इजरायली नागरिक माना गया था। अन्य सभी को अनुपस्थित घोषित कर उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। कुछ स्थानों पर जहां लोगों ने विरोध किया, इतिहासकारों ने कुछ नरसंहारों का दस्तावेजीकरण भी किया, जैसे देर यासीन जहां 100 फ़लस्तीनियों की हत्या कर दी गई। यह हाल ही में आई एक इजरायली डॉक्यूमेंट्री में इम्पोर्टेंट विषय रहा है, सब्जेक्ट रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक 1948 में ब्रिटिश मैंडेट के मुताबिक फ़लस्तीन की केवल 1/3 आबादी करीब 6 लाख लोग ही यहूदी थे। प्रोफेसर खालिदी कहते हैं कि इस समुदाय के पास केवल करीब 7% ज़मीन का ही मालिकाना हक था, जो निजी हाथों में नहीं थी। वो कहते हैं कि यह ज़मीन ज्यूश नेशनल फंड या ज्यूश कॉलोनाइजेशन एजेंसी जैसी यहूदी संगठनों के हाथ में थी, जबकि ज़मीन का अधिकांश हिस्सा राज्य या अरब मालिकों का था। इजराइल स्वायत्त नीति संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक लगभग 60 लाख फ़लस्तीनी शरणार्थी हैं। प्रोफेसर खालिदी प्रमुख अकादमिक जर्नल ऑफ फ़लस्तीन स्टडीज़ के डायरेक्टर भी हैं। वो कहते हैं कि लोगों को निकालना युद्ध की एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि स्वव्यवस्थित सिस्टमैटिक नीति रही होगी। ठीक है, आप जनसांख्यिकी को बदले बिना एक बहुसंख्यक अरब देश को यहूदी राज्य में परिवर्तित नहीं कर सकते थे। प्रमुख कहते हैं कि यहूदी नेताओं ने 1930 के दशक से ही समझ लिया था कि केवल अप्रवासन द्वारा यहूदी बहुमत बनाना संभव नहीं है, उन्हें अरब में स्थानांतरित होना होगा। हालांकि इजराइल के पहले शासकों ने एक बहुत अलग कहानी कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यहूदी इतिहास के प्रोफेसर डेरेक पेंसलर ने भी BBC से कहा कि कई यहूदी आज भाई यह मानते हैं कि इजराइल की वजह से फ़लस्तीनियों ने पलायन नहीं किया। प्रोफेसर पेंसलर कहते हैं कि वास्तव में इजरायलियों ने इस सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि अरब न जाएं, लेकिन आज इतिहासकारों के बीच दृष्टिकोण बदल चुका है। पेंसलर कहते हैं कि इजरायली इतिहासकारों में इस बात पर आम सहमति है कि फ़लस्तीनियों ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। 1967 के युद्ध में कितने लोग विस्थापित हुए? 1967 के 6 दिन के युद्ध में यरूशलेम पर कब्जे के बाद वहाँ निर्माण करवाते इजरायली, है ना,
यह एक प्रकार का नाटक था और 1948 में ख़त्म नहीं हुआ था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNRWA के आंकड़ों के मुताबिक 1967 के 6 दिनों की युद्ध के बाद अन्य 3 लाख लोग प्रभावित हुए, विस्थापित हो गए। हजारों फ़लस्तीनी जो उन दिनों विदेश में काम कर रहे थे, रिश्तेदारों से मिलने गए थे या पढ़ाई कर रहे थे, जैसा कि लुब्ना शमाली के पति के साथ हुआ, वे अपने घर नहीं लौट सके, वे शरणार्थी बन गए। उसके बाद से इजराइल ने फ़लस्तीनी क्षेत्र में 140 बस्तियों के निर्माण की इजाज़त दी है। इनमें करीब 6 लाख यहूदी रहते हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवैध मानता है। इन विस्थापित लोगों की वापसी के अधिकार को 11 दिसंबर 1948 को स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को 194 द्वारा अनुमोदित किया गया। यह फ़लस्तीनियों और उनके नेताओं की प्रमुख मांगों में से एक है। इस प्रस्ताव में कहा गया, जो शरणार्थी अपने घरों में लौटना चाहते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें यह भी बताया गया कि जो लोग वापस न लौटने का फैसला करते हैं, उन्हें उनकी संपत्ति के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इजरायली सरकारों का मानना रहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 194 फ़लस्तीनियों के लौटने की विशिष्ट अधिकार को मान्यता नहीं देता, बल्कि यह सिफारिश करता है कि शरणार्थियों को लौटने की अनुमति दी जाए। डायरेक्ट फेंसलर कहते हैं कि 1950 के दशक में सरकार की कहानी यह थी कि अरबों ने युद्ध शुरू किया, इसलिए उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े, और यह कहानी आज भी मौजूद है। यह अरब इजराइल संघर्ष के समाधान की तार्किक खोज के प्रमुख बाधाओं में बन गया। 90 लाख की आबादी वाले इजराइल का दावा है कि वह 50 लाख से अधिक शरणार्थियों को वापस नहीं आने दे सकता, क्योंकि इसका मतलब यह एक यहूदी राज्य के रूप में उसके अस्तित्व का अंत हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।